brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ये कहानी एक फौजी की है जो अपने मुल्क की खुफिया एजेंसी का मुखिया बना। अगर सब ठीक चलता तो फौज का सबसे बड़ा अफसर बन सकता था, मगर रास्ते में पत्थर मिले जो उसकी किस्मत पर भी पड़े, जिसके चलते बीच में कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर 12 अगस्त 2024 को खबर आई कि उस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल चलाने की तैयारी चल रही है। ये कहानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व डायरेक्टर जनरल फैज हमीद की है। इतिहास में पहली बार ISI के किसी पूर्व या मौजूदा चीफ का कोर्ट मार्शल हो रहा है। आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पाकिस्तान के बाद चलेंगे रूस, जहां यूक्रेन की सेना ने खेल कर दिया है। वो रूस की सीमा के अंदर घुस गए हैं। मामला इतना बढ़ा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जवाब देना पड़ गया। समझेंगे कि यूक्रेन का हमला कितनी बड़ी घटना है और पुतिन का जवाब क्या हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले बात पाकिस्तान की। फैज हमीद इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के पूर्व मुखिया, जून 2019 से सितंबर 2021 तक इस पद पर रहे। अब सलाखों के पीछे हैं। पहले जानते हैं कि ISI की कहानी क्या है। भारत के विभाजन से पहले तक खुफिया जानकारियां जुटाने का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का था। अगस्त 1947 के बाद दोनों मुल्कों में IB ने नए सिरे से काम शुरू किया। IB में पुलिस वालों को रखा जाता था। इसका मुखिया पुलिस डिपार्टमेंट का सीनियर अफसर होता था। 1947-48 में कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। इसमें पाकिस्तानी IB अक्षम साबित हुई। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तय किया कि एक ऐसी खुफिया एजेंसी बनाई जाए जिसका फोकस भारत पर हो। इसी मकसद से 1948 में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI की स्थापना की गई। आमतौर पर इसमें तीनों सेनाओं के लोगों को शामिल किया जाता है, इसलिए इसको इंटर सर्विसेज कहा जाता है। हालांकि ISI आम लोगों से भी काम लेता है, मतलब उनको भी काम पर लगाता है। जासूसी को अक्सर अज्ञात बने रहने की कला के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये बात ISI पर लागू नहीं होती। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। मसलन जब पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान छोड़ा, तब अयूब खान सत्ता में आए। अयूब खान मिलिट्री से थे। ISI का अनुशासन भी मिलिट्री वाला ही था। अयूब को ये रास आया। वो ISI के जरिए अपने विरोधियों पर नजर रखने लगे। उसी दौर में पूर्वी पाकिस्तान में स्वायत्तता की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। उनकी भाषा और संस्कृति को दबाया जा रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे सत्ताधीशों ने आवाज सुनने की बजाय दबाने की साजिश रची। शुरुआती दौर में यह काम ISI को सौंपा गया। इस तरह एजेंसी इंटरनल पॉलिटिक्स में शामिल हो गई। वो पूर्वी पाकिस्तान के राजनेताओं, पत्रकारों, आलोचकों पर नजर रखने लगी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। जैसा हम सब जानते हैं, पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में आए। उन्होंने भी ISI का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। भुट्टो बड़े शौक से अपने करीबियों के फोन टैप कराते, फिर ऐसे लोगों को मिलने के लिए बुलाया जाता, उनके सामने ही टेप बजाया जाता और फिर उनसे इस्तीफा ले लिया जाता। भुट्टो को उनके ही वफादार जनरल जियाउल हक ने ठिकाने लगा दिया। फिर जनरल जिया ने भुट्टो की पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी PPP को काबू में करने के लिए ISI का इस्तेमाल किया। 1980 के दशक में जब बेनजीर भुट्टो निर्वासन में लंदन में थी, तब उनके घर के बाहर ISI के एजेंट्स पहरा देते थे। बेनजीर 1986 में चुनाव लड़ने पाकिस्तान लौटी। जनरल जिया को डर था कि बेनजीर चुनाव जीत लेंगी। उन्होंने उस समय ISI के डायरेक्टर जनरल हामिद गुल को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात के कुछ समय बाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI की स्थापना हुई। ये 9 पार्टियों का संगठन था। इसको पर्दे के पीछे से ISI चला रही थी। 1988 में बेनजीर चुनाव जीती, मगर उनके पास बस सत्ता आई, शक्ति नहीं। उन्हें मिलिट्री लीडरशिप की कई शर्तें भी माननी पड़ी। इसमें से एक शर्त ये थी कि ISI चीफ के पद से हामिद गुल को नहीं हटाया जाएगा। 1989 में बेनजीर भुट्टो का हामिद गुल के साथ टकराव हुआ। बेनजीर ने गुल को बर्खास्त कर दिया। ISI चीफ की कुर्सी पर वो अपने विश्वास पात्र को ले आए।
इससे पहले कि नए चीफ ऑफिस में दाखिल होते, सारे अहम कागजात आईएसआई के हेडक्वार्टर से उठाकर सेना मुख्यालय पहुंचा दिए गए। 1999 में जब नवाज शरीफ को आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ से खतरा महसूस हुआ, तब उन्होंने आईएसआई चीफ जियाउद्दीन भट्ट से मदद मांगी। ये अलग बात है कि उनकी ये कोशिश फेल हो गई। मुशर्रफ ने शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। शरीफ को पहले जेल और बाद में निर्वासन में जाना पड़ा। इन सब के अलावा सोवियत अफगान वॉर और फिर वॉर ऑन टेरर में आईएसआई ने अहम भूमिकाएं निभाई। एक समय उसने अमेरिका के पैसों से मुजाहिदीनों को मदद दी, फिर उसी ने तालिबान बनवाया। जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया, तब आईएसआई ने अमेरिका की मदद भी की। कई आतंकियों को अरेस्ट भी कराया। उस समय आईएसआई पर तालिबान और दूसरे घोषित आतंकियों को पनाह देने के आरोप भी लगते रहे। आईएसआई के बारे में कुछ और फैक्ट्स पॉइंट दर पॉइंट जान लेते हैं। पहला तो ये कि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे खास खुफिया एजेंसी है। इसका बजट क्लासिफाइड है, यानी इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि एजेंसी के पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर 10,000 से ज्यादा एजेंट हैं। आईएसआई की जवाबदेही सेना के प्रति है, सिविलियन या सरकार के प्रति नहीं। इस वजह से ये अक्सर बेलगाम घोड़े की तरह काम करती है। 2008 में तत्कालीन पाक पीएम यूसुफ रजा गिलानी ने आईएसआई को गृह मंत्रालय के अंदर लाने की कोशिश की थी, मगर सेना ने इसका विरोध किया। कुछ घंटों के अंदर ही गिलानी को अपना फैसला बदलना पड़ा। आईएसआई का डायरेक्टर जनरल आर्मी का कोई 3 स्टार जनरल होता है। उसकी नियुक्ति आर्मी चीफ करते हैं। परंपरा तो ये रही है कि आर्मी चीफ 3 नाम प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। प्रधानमंत्री उनमें से अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन माना जाता है कि प्रधानमंत्री हमेशा ही आर्मी चीफ की पसंद पर हामी भर देते हैं। उनके पास बहस की गुंजाइश नहीं होती। मगर इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस प्रथा को चुनौती देने की कोशिश की थी, जिसके चलते उनका फौज से झगड़ा हुआ। अंत में इमरान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब इस झगड़े का बैकग्राउंड क्या था, आइए ये समझते हैं। अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उस समय आसिम मुनीर आईएसआई के मुखिया हुआ करते थे, जो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। इमरान को प्रधानमंत्री बनवाने में फौज ने अहम भूमिका निभाई थी। खैर, 2019 में आईएसआई चीफ के तौर पर मुनीर का कार्यकाल खत्म हो गया। तब फैज हमीद को आईएसआई की कमान दी गई। इमरान और फैज हमीद के बीच अच्छा तालमेल था। इमरान इस दोस्ती का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कर रहे थे। वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच पुल का काम भी कर रहे थे। जब अगस्त 2021 में अमेरिका की फौज ने अफगानिस्तान छोड़ा, तब इमरान ने तालिबान की खूब तारीफ की थी। कहा था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही फैज हमीद काबुल गए तालिबान के नेताओं से मिलने। इमरान ने उन्हें पाकिस्तान सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इससे हमीद की करीबी का अंदाजा मिल रहा था। फिर आया अक्टूबर 2021। नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति का समय आया। चर्चा चली कि हमीद को एक्सटेंशन मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। फौज ने बिना प्रधानमंत्री को बताए नदीम अंजुम को आईएसआई का मुखिया नियुक्त कर दिया। इससे इमरान खान नाराज हो गए। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने तक से मना कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें फौज की बात माननी पड़ी। कहा जाता है कि यहीं से फौज और इमरान के बीच संबंध खराब होने लगे। आखिरकार अप्रैल 2022 में विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। इमरान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद 2 बार उनको गिरफ्तार किया गया। पहली बार मई 2023 में। उस दफा गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़की। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको छोड़ दिया गया। दूसरी दफा इमरान अगस्त 2023 में अरेस्ट हुए। तब से वो जेल में ही हैं। कुछ मामलों में सजा भी मिली है, जबकि 100 से अधिक केस अलग से चल रहे हैं। अब फैज हमीद का क्या हुआ, ये जानते हैं। नवंबर 2021 में वो पेशावर कोर के कमांडर बनाए गए। अगस्त 2022 तक वो पद पर रहे। फिर उनको बहावलपुर कोर का कमांडर बनाया गया। उसी समय पाकिस्तान में आर्मी चीफ की नियुक्ति पर विचार चल रहा था। लिस्ट में फैज हमीद का भी नाम था, मगर उनको नहीं चुना गया। 29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ के तौर पर शपथ ली। उसी रोज फैज हमीद ने अपना इस्तीफा भेज दिया, जबकि उनका कार्यकाल अप्रैल 2023 तक का था। ये तो हुई फैज हमीद की नियुक्ति और रिटायरमेंट की कहानी। अब अभी उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? उन पर 2 आरोप हैं। पहला आरोप पाकिस्तान आर्मी एक्ट के उल्लंघन का है। इसको लेकर कोई और जानकारी बाहर नहीं है। दूसरा आरोप लूटपाट का है। यह मामला नवंबर 2023 में चर्चा में आया था।
तब मोइज खान नाम के एक बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मोइज खान टॉप सिटी नाम की हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं। ये महंगे और आलीशान घर बेचती है। मोइज ने आरोप लगाया कि मार्च 2017 में फैज हमीद के आदेश पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनके घर रेड डाली। वहां से महंगे आभूषण और कैश जब्त कर ले गए। आरोप के मुताबिक हमीद ने उनसे 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की रिश्वत भी ली। बाद में हमीद के भाई सरदार नजफ ने समझौते के लिए संपर्क किया। सरदार नजफ भी पाकिस्तानी सेना में अफसर रह चुके हैं। उनको मार्च 2024 में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। खैर, मोइज खान की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को जांच करने का आदेश दिया। अप्रैल 2024 में पाकिस्तानी फौज ने हाई लेवल कमेटी बनाई। फिर 12 अगस्त को स्टेटमेंट जारी कर बताया कि फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। आगे चलने से पहले फैज हमीद की कहानी भी जान लेते हैं। पाकिस्तानी सेना के इतिहास में उन अफसरों को उंगलियों पर गिना जा सकता है जो 2 अलग अलग कोर के कमांडर रहे। पिछले 75 वर्षों में सिर्फ 11 लेफ्टिनेंट जनरलों ने 1 से ज़्यादा कोर की कमान संभाली है। फैज हमीद उन्हीं में से एक थे। फैज का जन्म चकवाल के लतीफाल गांव में हुआ था। 1988 में उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में दाखिला लिया। आईएसआई के मुखिया बनने से पहले वो काउंटर इंटेलिजेंस विंग के हेड हुआ करते थे। 2021 में आईएसआई से फारिग होने के बाद उन्होंने 8 महीने तक पेशावर के कोर कमांडर के रूप में काम किया। कुछ हफ्तों के लिए बहावलपुर के कोर कमांडर भी रहे। नवंबर 2022 में जनरल आसिम मुनीर के सेना प्रमुख बनने के अगले ही दिन उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। फैज हमीद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में अफगान पीस टॉक्स मानी जाती है। तालिबान के आने के बाद अमेरिका वहां से निकल गया था। इस पूरी पीस प्रोसेस में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी शामिल किया था। पाकिस्तान की तरफ से जनरल फैज हमीद ने तालिबान के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मगर उनकी उपलब्धियों से ज़्यादा उनकी चर्चा इमरान खान के साथ करीबी के चलते होती थी। कई लोग कहते थे कि उन्हें उसी दोस्ती का खामियाजा भुगतना पड़ा है। हमने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार एजाज सैयद से पूछा कि फैज हमीद की गिरफ्तारी को कैसे देखा जाना चाहिए। क्या उनको किसी प्लानिंग के तहत जेल भेजा जा रहा है? फैज हमीद लेफ्टिनेंट जनरल थे पाकिस्तान आर्मी में, और वो पाकिस्तान की पावरफुल आईएसआई के चीफ भी रहे हैं और नंबर 2 भी रहे हैं। जो केस पाकिस्तान आर्मी ने उनके खिलाफ इनिशिएट किया, वो 2 चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर, या 2 जिसे कहते हैं एलिगेशंस हैं। नंबर 1 एलिगेशन ये है कि जब वो 2017 में जब आईएसआई के नंबर 2 थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद में एक पीस ऑफ लैंड जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी के था, उसको ग्रैब करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर कब्जा लेने की कोशिश की थी। अपने भाई, उनके भाई थे एक जो कि यहाँ पर एक छोटे से एम्प्लॉय थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो वो उनके नाम पर वो लैंड लगवाना चाहते थे। और उनके ऊपर इल्जाम ये है कि उन्होंने तकरीबन 400 तोला सोना और अबाउट 20 मिलियन रुपीस जब रेड उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पे मारा गया, तो वो 20 मिलियन रुपीस भी इनके ऊपर इल्जाम है कि लिया गया। तो ये पहला इल्जाम है उनके ऊपर। और दूसरा इल्जाम ये है कि जब वो रिटायर हो गए, यानी कि वो रिटायर हुए हैं 2022 में, तो रिटायरमेंट के बाद वो ऐसी एक्टिविटीज में थे जो कि पॉलिटिक्स में मुलव्वस थी, या जो मिलिट्री के खिलाफ थी वो एक्टिविटीज, या मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ थी। तो बेसिकली 2 उनके ऊपर इल्जाम है, और दोनों इल्जाम कोई और नहीं, पाकिस्तान आर्मी लगा रही है। ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान के किसी आईएसआई चीफ को किसी रूटीन के मामूल के तहत जो फौजी बिजनेस चल रहा हो, यानी कि इस वक्त मुल्क में फौजी कू तो नहीं हुआ, इस वक्त एक सिविलियन गवर्नमेंट है। गो के फौज का एक बड़ा गहरा और बड़ा विजिबल रोल है, लेकिन बज़ाहिर तो हुकूमत सिविलियन है। तो इस मामूल के दौर में आईएसआई चीफ के खिलाफ कार्रवाई, फौज की कार्रवाई, ये बड़ा अहम है। पाकिस्तान में आर्मी के बड़े अफसरों के खिलाफ पहले भी एक्शन हुआ है, मगर आईएसआई के पूर्व मुखिया को कटघरे में खड़ा करना यह घटना इकलौती है। क्या फौज कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है, या बस ये एक रूटीन गिरफ्तारी है? प्रीवियसली भी आर्मी जो है सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, लेकिन आईएसआई चीफ जो हैं, फॉर्मर आईएसआई चीफ, उनके खिलाफ इस लेवल की कार्रवाई नहीं हुई कि पब्लिक डोमेन में आर्मी आई और पब्लिक डोमेन में आके कहे कि हम अपने आईएसआई चीफ का कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कभी, ये पहली दफा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये फौज की तरफ से एक मैसेज है
दो तरह के मैसेज हैं। एक तो ये है कि जो मौजूदा पाकिस्तानी जो चीफ है आर्मी के आसिम मुनीर और आर्मी की जो क़यादत है वो वेटरन्स को, जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनको भी बता रहे हैं कि अगर आपने सर्विस के दौरान कोई करप्शन की हुई है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर किसी ने फौज को यूज करने की कोशिश की या फौज के अफेयर्स में पॉलिटिक्स लाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इट्स अ वेरी क्लियर एंड लाउड मैसेज। फैज हमीद के खिलाफ लगे आरोप आखिर कितने गंभीर हैं, उनका भविष्य क्या दिख रहा है, ये भी समझ लेते हैं। और आपको पता है कि मिलिट्री का फील्ड कोर्ट मार्शल उनके खिलाफ हो रहा है, जो कि सबसे टफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है। 3 जज होते हैं इसमें, 2 मेजर जनरल लेवल के अफसर होते हैं और एक सेपरेट जज होता है। तो ये मिलिट्री की ही कार्रवाई है और मिलिट्री कोर्ट में ही होगी। गो के मिलिट्री कोर्ट का जो ट्रायल है उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन होते हैं। ग्लोबली उसका कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि उसके स्टैंडर्ड के हवाले से बात करेंगे, इनके इन टर्म्स ऑफ जस्टिस के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन ये इल्जाम जो कि लगाए गए हैं और पहली जो ट्रायल कोर्ट है वो भी मिलिट्री है, तो मेरे ख्याल में जो इल्जाम है वो तो दे विल पास थ्रू द फर्स्ट कोर्ट। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी रूस से है। 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने सीमा से लगे रूस के कुर्स्क इलाके में हमला किया। 2 दिन तक तो रूस को इस हमले की स्पष्ट जानकारी ही नहीं मिली थी। शुरू में लगा कि ये पुतिन विरोधी रूसी गुटों का किया धरा है। फिर रूसी टेलीग्राम में खबर चली कि यूक्रेन की सेना रूस के 30 किलोमीटर अंदर पहुंच चुकी है। ये सब कुर्स्क इलाके में हो रहा था। फिर इस इलाके के गवर्नर ने जानकारी दी कि 28 गांव यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं। 7 अगस्त को इस हमले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया। उन्होंने कहा, यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है, हमें उकसाने की कोशिश हो रही है। सुनिए। Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. 10 अगस्त तक यूक्रेन के इस हमले की स्पष्ट जानकारी किसी को भी नहीं थी। यहाँ तक कि उसने इस हमले के बारे में अमेरिका तक को नहीं बताया था। फिर 10 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम रूस के अंदर तक घुसकर हमला करने में कामयाब हुए हैं। І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, тиск на агресора. इसके बाद कुर्स्क इलाके के कई वीडियो रूसी टेलीग्राम चैनल पर चलाए जा रहे हैं। इनमें यूक्रेनी सैनिक रूसी झंडे को उतारकर पैरों से रौंद रहे हैं और उनके घरों में यूक्रेन का झंडा लगा रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस की सीमा में घुसकर 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। और क्या अपडेट है इस हमले पर? अब तक कुर्स्क इलाके से लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को बाहर निकाला गया है। पड़ोसी बेलग्रोद इलाके को भी खाली कराया जा रहा है। इलाके में आपातकाल लगा दिया गया है। रूस ने कुर्स्क इलाके को वापस पाने के लिए राजधानी मॉस्को से सैनिकों को रवाना किया है। 12 अगस्त को पुतिन ने अपने टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बोले, यूक्रेन अपनी पश्चिमी आकाओं के कहने पर हमारे खिलाफ हमला कर रहा है, हम करारा जवाब देंगे। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह से बात की। हमने पूछा कि रूस यूक्रेन जंग को 30 महीने हो चुके हैं। पहली बार यूक्रेन की सेना रूस की सीमा के अंदर कैंपेन चला रही है। क्या यूक्रेन डिफेंस से ऑफेंस की तरफ बढ़ रहा है? इस कार्रवाई में क्या संदेश छिपा है? हमला एक सेटबैक है और रूस के लिए खास करके और दुनिया के लिए ये भी एक सिंबॉलिक यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो अटैक करके टेरिटरी जीत सकता है। और टेरिटरी ही नहीं जीता है, 30 किलोमीटर अंदर तक गया है वो, और करीब 8000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग उन्होंने कैप्चर किया है वो लैंड। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टेरिटरी है। लोग कहते हैं करीब हमारे जो यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उतने बड़े हैं। रशियंस की वो जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो इस समय खार्किव के आसपास वो लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं,
उसको एक झटका लगेगा, क्योंकि वहां से रीइंफोर्समेंट वापस भेजनी है, जिसमें समय लग रहा है। तो अभी करीब 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक वहां पर कोई सुलह दिख नहीं रही। लेकिन कितना दिन लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इवैक्यूएशंस कराई गई हैं 1,20,000 लोगों को करीब कुर्स्क में, और लगभग 80,000 के करीब बेलगोरोद। फिर भी जो जानकार बताते हैं उसमें ये लग रहा है कि इसमें कम से कम 15 दिन लगेंगे, लेकिन वो भी श्योर नहीं है कि वो कितने लेवल तक विड्रॉल होगी। अगर कुर्स्क और बेलगोरोद से वापस जाते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे यूक्रेन ट्रूप। तो ये सारा उस पर एक वेरिएबल है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इस हमले ने रूस को जंग के लिए आक्रामकता बढ़ाने की एक और वजह दे दी है। क्या यूक्रेन को ये रूस की सीमा में घुसना भारी पड़ सकता है? रूस यूक्रेन जंग पर इसका क्या असर देखने वाला है? ये पहली बार ऐसा नहीं है कि रूस को शिकस्त पड़ी है इस युद्ध में। 2022 सितंबर में भी खार्किव के करीब जब उन्होंने कैप्चर किया था, तो उन्होंने उनको 7 दिन के अंदर पूरी, एक तरह से जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्लिट्जक्रीग कहते थे, पूरी रूसी सेना को अपने टैंक साजो सामान छोड़कर भागना पड़ा था, जो एक बहुत शर्मनाक पराजय थी उस समय रूस में। उसके बाद हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है, इन द सेंस कि रूस की आक्रामकता। लेकिन ये एक यूनिक चीज है जो अब तक न एंटिसिपेट किया गया था, किसी ने सोचा नहीं था, और ऐसा नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जो बॉर्डर है या जो फ्रंट लाइन है वो अब काफी एक्सटेंड हो गई। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी इजराइल ईरान तनाव से जुड़ी है। 12 अगस्त को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने साझा बयान जारी किया था। इसमें ईरान को कहा गया कि वो इजराइल पर हमले का विचार छोड़ दे, इससे शांति और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, जिसका जिम्मेदार ईरान होगा। 13 अगस्त को ईरान ने इसका जवाब दिया है। उसने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की अपील को खारिज कर दिया और कहा यह बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और राजनीतिक समझ के खिलाफ है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अगस्त को राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से फोन पर बात की। बोले, हमलावर को वाजिब जवाब देना किसी भी देश का अधिकार है। यह आपराधिक गतिविधियों और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए भी जरूरी है। मगर ईरान से संयम बरतने की अपील क्यों की जा रही है? दरअसल 30-31 जुलाई की दरमियानी रात ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के सरगना इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। वो मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ईरान ने हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया। कहा, यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, इसका बदला लिया जाएगा। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल पर हमले का आदेश दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी ईरान के जवाब का इंतजार है। उससे पहले अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज का दुनियादारी बस यहीं पे समाप्त होता है। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।